अब आगे चलें। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर? जो कमर्शियल इंश्योरेंस है, अच्छा उसमें होता क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो किसी भी मुल्क में जाती हैं, बहुत ज़ाहिर आप लोग सारे उससे वाकिफ़ हैं, वो किसी भी मुल्क में जाती हैं, वहाँ जाने के बाद अंदाज़ा लगाती हैं कि यहाँ मिसाल के तौर पर उनको मोटर या कार इंश्योरेंस का इंतज़ाम करना है, तो कितने यहाँ एक्सीडेंट होते हैं सालाना और उसमें अखराजात क्या आते हैं, और उन अखराजात को सामने रखते हुए एक किस्त किस तरीके से बनाई जाएगी, उसमें उनको भी फ़ायदा हासिल करना होगा, तो उस तरीके से वो किस्तें जारी कर देते हैं। वो पूरा सिस्टम है, आप लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो ये जो चाहे वो आप कह लीजिए लाइफ इंश्योरेंस हो या गुड इंश्योरेंस हो या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, तकरीबन सब में ही 3-4 ख़राबियाँ हैं। एक ख़राबी तो ये कि सूद पाया जा रहा है। अब ज़रा ये समझें सूद कैसे पाया जा रहा है। मैं इंश्योरर कंपनी को प्रीमियम अदा करूँगा ना, यानी चाहे वो मंथली हो या जो भी उसकी सूरत रहती हो। अब सवाल ये है कि वो जो प्रीमियम अदा कर रहे हैं उसकी हैसियत क्या है? वो हम गिफ्ट दे रहे हैं? गिफ्ट दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे हैं ना। वो आप चैरिटी दे रहे हैं, वो आप अमानत रखवा रहे हैं। नहीं, अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो फिर तो वो उनका हो जाएगा, चैरिटी दे रहे हैं तभी वो उनका हो जा रहेगा, और अगर अमानत रखवा रहे हैं तो फिर तो वो मेरा है और फिर उनको इस्तेमाल करने का हक़ नहीं है। फिर वो क्या चीज़ है? उस ज़ाहिर है वो कर्ज़ है। क्या ख्याल है? वो कर्ज़ है ना। जब वो कर्ज़ है यानी आपने प्रीमियम अदा करें हैं, जो किस्तें अदा करी हैं इंस्टॉलमेंट, वो अदा करें मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये, और सपोज़ कीजिए लाइफ इंश्योरेंस है और आपको मिल रहा है 6 लाख रुपये, तो ये 5.5 लाख रुपये मिल रहे हैं। ये क्या चीज़ है? वो जो आपने कर्ज़ अदा किया था, कर्ज़ भरा था, उस पर 5,500 रुपये इजाफे के साथ मिल रहे हैं। और आप लोगों ने ये ज़ाब्ता पढ़ रखा है, हुजूर ने जो बयान किया, कुल्लु क़र्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबा, कर्ज़ की बुनियाद पर जो भी फ़ायदा हासिल किया जाए वो सूद है। तो एक तो सूद इसमें इस तरह से पाया जा रहा है, कोई भी इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या और दूसरे इंश्योरेंस हो, तो उसमें सूद पाया जा रहा है। दूसरा सूद का एक मसला यहाँ ये पाया जा रहा है कि जब हमने एक कंपनी को किस्तें अदा करी 50,000 रुपये, तो जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं या और दूसरी कंपनियां हैं, तो वो कोई कारोबार तो कर नहीं रही, ज़ाहिर है वो उन पैसों को आगे सूद पर चला रही हैं। तो अब हम दूसरा काम ये कर रहे हैं कि आपने जो आयत पढ़ी थी कि गुनाह के काम पर वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम पर और जुल्म के काम पर मदद ना करो, तो यहाँ पर इसे मदद करते हो, यानी एक तो रिबा पाया जा रहा है और दूसरी सूरत ये है कि इसके अंदर जुल्म पर और गुनाह पर मदद पाई जा रही है। नेक्स्ट, जुआ पाया जा रहा है इसमें, इंश्योरेंस के अंदर जुआ पाया जा रहा है। अच्छा, कैसे पाया जा रहा है? क्योंकि जुआ की जो आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है वो ये तालीकुल ख़तर, तालीकुल तमलीक अलल ख़तर, कि माल को दांव पे लगा देना, यही मतलब होता है जुए का। यही मतलब है कि माल को दांव पे लगा दिया, आर या पार, यानी अगर आएगा तो बहुत सा आ जाएगा और वरना ये हमारा माल डूब जाएगा। इंश्योरेंस की जैसे मोटर इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे के सारे इंश्योरेंस में यही होता है, यानी अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपको बहुत मिल जाएगा, और अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? सारा चला जाएगा। तो इसमें जुए की भी शक्ल पाई जा रही है। नेक्स्ट, इसमें अनसर्टेनिटी भी पाई जा रही है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है अनसर्टेनिटी के बारे में कि गरर, जिसको यानी हमारी जो टर्म है उसमें गरर बोलते हैं, गरर पाया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने मोटर इंश्योरेंस कराया, गरर का मतलब जहाँ क्लियरिटी नहीं है, यानी वो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, क्लियरिटी नहीं है ना। अगर होगा तो कब होगा, यानी 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, किस्तें तो हम भरे चले जा रहे हैं। और अगर होगा तो कितना होगा, यानी बहुत भारी भरकम किस्म का एक्सीडेंट हो रहा है जिसमें पूरी बाइक जो है वो तबाह हो गई या कार तबाह हो गई या हल्का फुल्का उसमें खरोच आएगी, अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। और ज़ाहिर है आपने पढ़ा वहाँ कि जहाँ पर भी मामलात के अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाएगी वहाँ शरीयत उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस ट्रांजैक्शन को, उस मामले को वो अलाउड नहीं करती है। तो इसके अंदर तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं। इसके अंदर रिबा भी है, इसके अंदर गैम्बलिंग भी है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी भी है, और इसके अंदर मैंने जिक्र किया कि वो जो गुनाह के काम पर मदद भी पाई जा रही है।
यानी ये 4 तो ये हो गई। इसके अलावा बहुत सी अखलाक़ी मसाइल भी पैदा होते हैं। जैसे एक बच्ची जो है वो अपने दादा से पूछ रही थी, दादा आपका इंतकाल कब होगा? मुझे क्यों? कहीं वो अम्मा कह रही थी कि दादा जब मर जाएंगे तो हम लोग मालदार हो जाएंगे। तो अब बहुत सी मरतबा यानी कत्ल के और मर्डर के केसेस पेश आते हैं इसी बुनियाद पर कि आदमी सामने ये कि भाई फ़लाने ने जो है, चचा ने जो है वो इंश्योरेंस करा रखा है, मरेंगे पैसे मिलेंगे, यानी बहुत सी चीज़ें। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जहाँ सूद खोर वाली जहनीत दोनों तरफ से गड़बड़ होगी ना, जो कंपनियाँ हैं वो भी कोई बहुत नेक नियति के जज्बे के साथ नहीं बैठी हैं, तो फिर जो नीचे के लोग हैं वो भी कोई बहुत शरीफ नहीं है, तो दोनों लोग गड़बड़ करेंगे। तो बहुत सी अखलाक़ी बीमारियाँ, बहुत से अखलाक़ी मसाइल जो है जन्म लेते हैं। वो एक वाक़या पेश आया था कि एक आदमी ने जो है वो गया और ट्रेन से जाके कट गया, और उसके सामने ये था कि मर जाएंगे और इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। इंश्योरेंस कराने की वजह, अच्छा उसको जो है अपनी बहन की शादी करना थी, तो इंश्योरेंस कराने की वजह से पैसे मिलेंगे और बहन की शादी हो जाएगी। उधर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कह दिया कि भाई जो है अगर ख़ुदकुशी करी है आपने, सुसाइड करी है, तो फिर इंश्योरेंस की आपको यानी आपका क्लेम जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो कंपनियां हैं भाई ये इतनी शरीफ नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ वक्त पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है उस पर मुकदमा किया गया, क्योंकि वो जो पॉलिसी रहती है तो उसमें वो बहुत से लूप होल रखते हैं, बहुत से चोर दरवाजे रखते हैं कि जैसे ही आप क्लेम करें, यानी आप किस्तें तो भरते रहे, और जैसे ही आपके साथ कोई नाहगानी मुसीबत पेश आई, आफत पेश आई और आप क्लेम करने गए, तो वो एक क्लॉज दिखाएंगे और उसके बाद आपका क्लेम खारिज कर देंगे। जैसे एक वाक़या पेश आया कि एक आदमी जो है वो बीमार हुआ, बीमार होने के बाद वो एडमिट हुआ, उसके बाद जो भी उसका ख़र्चा आया 20,000, 25,000, 30,000 रुपये, तो उसने वो अदा कर दिया। और उसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, उसने बताया खर्चा आया, तो कंपनी ने कहा कि आप कितने वक्त एडमिट रहे? बताया कि भाई 24 घंटे से कम, कि 24 घंटे से कम पर कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती, खारिज कर दिया। तो अब जाहिर है दुनिया तरक्की कर गई है। पहले ज़माने में होता था कि आदमी भर्ती होता था और एक हफ्ते हस्पताल में पड़ा रहता था, अब मशीनें आ गई, सारी सहूलतें हैं, वो गया जो भी चेकअप हुआ और भर्ती रहे वो शाम को वापस। लेकिन यहाँ तो उन्होंने क्लेम खारिज कर दिया। तो वो कंपनियाँ भी कमाने की नीयत से बैठी हैं और लोग भी जो है वो दनफन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रिबा भी पाया जा रहा है, जुआ भी पाया जा रहा है, अनसर्टेनिटी भी पाई जा रही है, और जुल्म पर मदद करना ही पाया जा रहा है, और बहुत से अखलाक़ी मसाइल और बहुत सी अखलाक़ी चीज़ें। तो इस बुनियाद पर उलमा ने इसको हराम करार दिया। और फिर वो मैं अर्ज़ करूँ कि कोऑपरेटिव इंश्योरेंस वो जायज़ है और जो कमर्शियल इंश्योरेंस है वो नाजायज़ है। यानी ये अभी बात पूरी नहीं हुई है, यानी अभी बात अधूरी है। कमर्शियल इंश्योरेंस के बारे में आपने कहा नाजायज़ है और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस जायज़ है। अच्छा, अब हम और आप जो है वो किसी इस्लामी हुकूमत में तो रहते नहीं हैं, और हम और आप जो है वो एक आपके लिए बहरहाल हिंदुस्तान दारुल अमन है, यानी जहाँ जमहूरियत है, जहाँ ये कहा जाता है कि वेलफेयर स्टेट है। वो अलग बात है कि हुकूमत क्या कर रही है यानी अपने सिटीज़न के साथ, और वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन वेलफेयर स्टेट कहलाता है। तो अब हमारे और आपके लिए बहुत से मसाइल जो है, चूँकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, यहाँ सूदी निज़ाम है ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ जो है गैरों का लाया हुआ निज़ाम है, तो उसमें बहुत से मरतबा मसाइल पैदा होते हैं। अब आप मसाइल देखेंगे, मिसाल के तौर पर